सोचो, अगर नरूटो रामेन के चक्कर में अपनी टीम से बिछड़ जाए, या फिर तांजीरो अपनी सिस्टर नेजुको को एक मेले में खो दे। क्या इमोशंस होंगे इनके? फियर, हेल्पलेसनेस, डिस्पेयर। तो यही इमोशंस तो फील करता है हमारा द लॉस्ट चाइल्ड। तो हेलो माय अमेजिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन एजुकेशन। आई एम दीपिका, योर इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम लोग आपकी मोमेंट्स बुक का पहला चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड कवर करने वाले हैं। तो दिस स्टोरी इज रिटन बाय मुल्क राज आनंद। और हम कैसे इसके साथ प्रोसीड करेंगे? सबसे पहले हम स्टोरी टेलिंग के मीडियम से इस पूरे चैप्टर को समझेंगे, एंड along with that we will also cover important themes and some questions to complete this chapter totally. तो इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि वन गो में ये पूरा चैप्टर आपका प्रिपेयर हो जाए। तो स्टोरी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। स्प्रिंग फेस्टिवल का टाइम था एंड एवरीवन वाज वेयरिंग द कलरफुल ड्रेसेस, और नैरो लेन्स एंड एलीज से वो सभी बाहर निकल कर आ रहे थे। कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ हॉर्सेस पर थे, कुछ बैम्बू और बुलक कार्ट्स पर भी आ रहे थे। द चाइल्ड वाज वेरी एक्साइटेड एंड फिल्ड विद लाइफ। आफ्टर ऑल, मेले में जाने के लिए कौन एक्साइटेड नहीं होता है? रास्ते में जाते हुए टॉयज के स्टॉल्स सीम्ड फैसिनेटिंग टू हिम, और वो उनकी तरफ अट्रैक्ट ही हो रहा था। एंड काफी हिम्मत जुटाने के बाद जब उसने अपने पेरेंट्स से उन टॉयज को खरीदने की रिक्वेस्ट की, ऑल ही रिसीव्ड वाज अ क्रूअल एंड टायरेंट लुक ऑफ हिज फादर। एकदम डरावने चेहरे से उसके फादर ने उसे बिल्कुल मना कर दिया। अब फेयर तक पहुंचने से पहले देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स जो उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। फिर चाहे वो येलो मस्टर्ड फील्ड्स हो, या फिर कुछ इंसेक्ट्स एंड वर्म्स हो, कुछ इंसेक्ट्स जिनके गॉडी पर्पल विंग्स थे, डव बर्ड, और यू कैन से अ शार ऑफ फ्लावर्स। सब कुछ उस बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था एंड ही वांटेड टू गेट ईच एंड एवरीथिंग। हर चीज उसको चाहिए। समहाउ इन सभी डिस्ट्रैक्शन से बचता बचाता वो फाइनली फेयर तक पहुंच गया। It was very crowded and people they were jostling each other. एक दूसरे को सभी मेले में एंट्री के लिए धक्के मार रहे थे। The child he heard a lot of voices there. अब मेले में एंटर करते ही आपको शांति तो नहीं मिलेगी। बहुत सारी आवाजें वो बच्चा भी सुन रहा था। सबसे पहले उसकी नजर पड़ी एक स्वीट मीट सेलर पर, जो सेल कर रहे थे डिलिशियस सी मिठाइयाँ, जैसे कि रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फी, जलेबी। आ गया ना मुंह में पानी? भाई वो तो छोटा सा बच्चा है, उसकी हालत सोचो क्या हुई होगी। लेकिन उसे पता था कि पेरेंट्स कभी भी उसे ये सब चीजें नहीं दिलाने वाले हैं, एंड दे माइट कॉल हिम ग्रीडी। तो बर्फी खाने के अपने इस मन को उसने वहीं पर सप्रेस कर दिया। उसके बाद उसके सामने आता है बलून सेलर, फ्लावर सेलर, इवन अ स्नेक चार्मर। लेकिन उसने एक बार भी अपने पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट नहीं की और अपनी ये डिजायर अपने मन तक ही रखी। बट जैसे ही उसने राउंड अबाउट देखा, ही समहाउ गैदर्ड ऑल हिज माइट एंड करेज, और अपने पेरेंट्स से पूछ ही लिया कि क्या मैं इस राउंड अबाउट पर बैठ सकता हूँ? प्लीज फादर, प्लीज मदर। एंड एज सून एज ही टर्न्ड अराउंड टू लुक एट देयर रिएक्शंस, ही वाज शॉक्ड। शॉक्ड क्यों? बिकॉज nobody was around him. एंड बाय nobody इसका मतलब है उसके पेरेंट्स। पेरेंट्स उसके आसपास नहीं थे। एंड ही रियलाइज्ड कि भाई अब वो इस मेले में खो चुका है, अपने पेरेंट्स से अलग हो चुका है। और जैसे ही उसे ये बात समझ में आई, ही स्टार्टेड क्राइंग लाउडली। पैनिक स्ट्रिकन, ही स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर। और करे भी क्या? पेरेंट्स से सेपरेशन का जो ये फीलिंग होती है, ये इतनी स्कैरी होती है कि जैसे ये बच्चा कर रहा है ना अभी इस मोमेंट पर, बिल्कुल ऐसा ही ऑलमोस्ट हर इंसान करेगा। और अपनी इस भाग दौड़ में, इस पैनिक स्टेट में, हिज टर्बन अनटाइड, उसकी टर्बन भी खुल जाती है, एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी। ही डिडंट नो व्हाट टू डू। समझ में नहीं आ रहा था उसे कैसे वो अपने पेरेंट्स को यहाँ ढूंढे। हिज आईज वर फिल्ड विद टीयर्स। रो रो के उसने अपना गला भी खराब कर दिया था। बट सडनली आवाज आती है एक स्ट्रेंजर की, और वो उसे अपनी गोदी में उठाकर पूछते हैं कि भाई वेयर आर योर पेरेंट्स? हुज बेबी आर यू? कहाँ है तुम्हारे पेरेंट्स? एक छोटे से बच्चे को देखकर तो ये ऑब्वियस रिएक्शन बनता है। और जैसे ही उस बच्चे को ये पता चला, ये समझ में आया कि भाई कोई स्ट्रेंजर मेरे आसपास है, ही स्टार्टेड क्राइंग बिटरली। वो और चीख चीख कर रोने लगा। अब ये आदमी उसे शांत कराने के लिए राउंड अबाउट के पास भी लेकर जाता है, फ्लावर सेलर के पास भी लेकर जाता है, इवन वो मिठाई खिलाने के लिए भी लेकर जाता है।
बट नथिंग हैपेंड। अब उस बच्चे को ये सारी चीजें नहीं चाहिए थी। ऑल ही केयर्ड फॉर वॉज हिज पेरेंट्स। सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए थे, और यहीं पर स्टोरी एंड हो जाती है। अब इस एंडिंग से हमारे अंदर तो ये क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि क्या उस बच्चे को उसके पेरेंट्स मिले होंगे, या फिर जिस स्ट्रेंजर ने बच्चे की हेल्प करने की कोशिश की है, क्या वो सच में एक अच्छा इंसान है। अब ये सब तो आपकी इमेजिनेशन पर है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम इस स्टोरी से हमें मॉरल क्या मिल रहा है। क्या हमें मेले में जाना बंद कर देना चाहिए, या फिर हमें पेरेंट्स के सामने अपनी डिजायर्स को सप्रेस कर देना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टोरी हमें एक बहुत ही क्लियर मैसेज देती है कि जब तक हमारे लव्ड वंस हमारे आसपास हैं, तब तक शायद इन मटेरियलिस्टिक चीजों की हमें कुछ वर्ड समझ में आती है। लेकिन जैसे ही हमारे नियर एंड डियर वंस हमसे दूर हो जाते हैं, तो ये सारी मटेरियलिस्टिक चीजें सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए एक मीनिंगलेस ऑब्जेक्ट बन जाती हैं, जैसा कि उस बच्चे के साथ हुआ। इनिशियली फेयर में एंटर करते ही उसे हर वो चीजें चाहिए थी जो उसके आसपास थी। सारी डिस्ट्रैक्शंस की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा था। लेकिन जैसे ही पेरेंट्स से वो अलग हुआ, ही रियलाइज्ड कि भाई ऑल ही वांटेड वाज हिज पेरेंट्स एंड नोबडी एल्स। अब ये सारी चीजें उसके लिए वर्थलेस थी, मीनिंगलेस थी। स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको अच्छे से स्टोरी लाइन समझ में आई है। अब हम आगे बढ़ेंगे इस पर्टिकुलर स्टोरी के थीम्स, कैरेक्टर स्केच एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो स्टोरी टेलिंग के बाद अब बारी है इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स के क्विक रिकॉल की, और उसके बाद हम लोग चैप्टर की थीम्स, कैरेक्टर स्केच, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशंस, और साथ ही साथ आपके इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूडिंग सम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ इस चैप्टर को पूरा कवर कर लेंगे। तो जल्दी से, बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे, हम जल्दी से अपने मेन इवेंट्स के साथ इस चैप्टर को एक बार क्विक रिकॉल करेंगे। क्या हुआ था सबसे पहले, हमें दिखाई गई थी उस बच्चे की जर्नी टू द फेयर। मेले की तरफ जाने से पहले भी उसके आसपास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस थे। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, ही वॉज फिल्ड विद लाइफ, बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि अपने पेरेंट्स के साथ वो एक स्प्रिंग फेस्टिवल में जा रहा था। एंड ही पास्ड थ्रू फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड्स। ये बहुत ही प्यारी सी एक इमेजरी हमारे सामने डिस्क्राइब्ड है, तो आप अपने आंसर्स में इसका शो ऑफ कर सकते हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे द चाइल्ड ही वाज फैसिनेटेड with all the items in his surroundings। वो हर एक आइटम के पीछे अट्रैक्ट हो रहा था, and he wanted almost everything। the boy repeatedly lags behind का मतलब क्या होता है कि वो अपने पेरेंट्स से पीछे ही रह जा रहा था। पेरेंट्स का तो था कि भैया मेले में पहुंचना है, बट the child, he was looking at each and every item, each and everything जो भी रास्ते में उसे दिख रही थी, फिर चाहे वो टॉयज का स्टॉल हो, इंसेक्ट्स हो, फ्लावर्स हो, या और कोई नेचुरल एलिमेंट्स हो, जैसे कि हमने देखा कि वो डव बर्ड के भी पीछे भागने लगा था। एंड देन फाइनली ही अराइव्ड एट द फेयर, और वहां पहुंचते ही उनको बहुत सारे अट्रैक्शंस दिखाई देते हैं। और उन अट्रैक्शंस को एक बार जल्दी से आप सभी ना कमेंट्स में लिख दो। इससे पहले कि मैं आगे बताऊं, यहाँ पर पॉज कर दो, और जो जो अट्रैक्शंस मेले में एंटर करते ही दिखाई दिए उस बच्चे को, आपको वो मेंशन करना है। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि देखो, देयर वर 2 डिफरेंट अट्रैक्शंस। एक तो हो गया फेयर में पहुंचने से पहले, तो उसकी लिस्ट यहां पर आपके सामने है। इसके बाद जो हम देखेंगे वो फेयर में पहुंचने के बाद वाले अट्रैक्शंस है, और वो क्या क्या थे। He saw sweets, a sweet meat seller। उसने वहां पर देखा, उसकी पूरी शॉप थी, मिठाई बेचने वाला जिसे हम बोलते हैं। एक गार्लैंड्स की वहां पर स्टॉल लगा हुआ था, बलून सेलर था, और बहुत सारे ऐसे ही अट्रैक्शंस वहां पर देखने मिल रहे थे। बट डजंट आस्क फॉर देम नोइंग हिज पेरेंट्स विल रिफ्यूज। उसे पता था कि भाई पेरेंट्स जो हैं वो अल्टीमेटली मना ही कर देंगे। उसको पक्का आइडिया था कि कोई फायदा नहीं अगर मैं इनसे बोलता हूँ कि मुझे बलून दिला दो या मुझे बर्फी दिला दो। इफ यू रिमेंबर, वहां पर बहुत सारी मिठाइयां थी, रसमलाई, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, लेकिन ऑल ही वांटेड वाज बर्फी। फिर भी वो बोल नहीं पाया। एक बार आप लोग भी मुझे ना अपनी फेवरेट सी मिठाइयां जरूर बताना कमेंट्स में, ठीक है। तो बच्चे की फेवरेट तो बर्फी थी, और यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स से पूछ नहीं पाया बिकॉज ही एंटिसिपेटेड कि एनीवे ये रिफ्यूज कर देंगे, मना कर देंगे। सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट इस पूरे चैप्टर का कि वो बच्चा अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है। ये कब होता है, जैसे ही वो राउंड अबाउट के पास पहुंचता है। राउंड अबाउट इज सिमिलर टू दिस, ये सामने आपको एक झूला नजर आ रहा होगा, इसे राउंड अबाउट बोलते हैं। और जैसे ही वो सारा अपना करेज एंड स्ट्रेंथ वहां पर गैदर करके फाइनली अपने पेरेंट्स से पूछने के लिए हिम्मत जुटाता है,
ही रियलाइज्ड कि भैया पेरेंट्स तो है ही नहीं आसपास, वो खो चुका है, वो अपने पेरेंट्स से अलग हो चुका है। एंड अल्टीमेटली इसका आउटकम क्या होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बच्चा खुश कैसे हो सकता है अपने पेरेंट्स से बिछड़ने के बाद। सो पैनिक स्ट्रिकन, डर से भरा हुआ वो बच्चा, ही स्टार्टेड रनिंग फ्रैंटिकली, वो एकदम पागलों की तरह यहां से वहां भागने लगा, अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगा, क्राइंग आउट फॉर देम इन फियर एंड डेस्परेशन। ऑब्वियस सी बात है, एक छोटा बच्चा अगर अपने पेरेंट्स से अलग हो गया है तो क्या इमोशंस डेवलप होंगे, फियर, डेस्परेशन, लोनलीनेस, राइट, हेल्पलेसनेस। तो ये सब कुछ हमारे इस चैप्टर में हुआ, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे आगे क्या होता है, एक स्ट्रेंजर उस बच्चे के इस पूरे सीन में एंटर कर जाता है। ही वॉज अ काइंड मैन। अब बोलोगे मैम ये आपको कैसे पता कि वो काइंड मैन था? बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प दिस किड। वो कोशिश करता है उस बच्चे को उस भीड़ से निकालने की, एंड उस क्राउड से उस बच्चे को उठाकर अपनी गोद में रखता है, उससे कंफर्ट देने की कोशिश करता है। बट यहाँ पर बच्चा ही wanted his parents, तो आसपास का कोई भी अट्रैक्शन उसे फैसिनेट नहीं कर पा रहा था। उस स्ट्रेंजर ने बहुत अपने अटेम्प्ट्स दिए, ही ट्राइड ऑफरिंग हिम एवरीथिंग जो उसे पहले चाहिए थे। रिमेंबर ही वाज आस्किंग फॉर, ही वाज थिंकिंग अबाउट दो स्वीट्स, बलून्स, स्नेक चार्मर तक उसको फैसिनेट करने लगता है। हर चीज अब उसे बिल्कुल मीनिंगलेस लग रही थी, उसे किसी के परफॉर्मेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसको राउंड अबाउट की राइड भी नहीं चाहिए थी, बलून्स भी नहीं चाहिए थे, फ्लावर्स भी नहीं चाहिए थे, इवन स्वीट्स भी नहीं चाहिए थे। सो द चाइल्ड ही रिजेक्ट्स देम ऑल, वो हर एक आइटम को रिजेक्ट कर देता है, उसको सिर्फ और सिर्फ चाहिए थे तो अपने पेरेंट्स। और यहीं पर स्टोरी जो है वो एंड हो जाती है। यही हमने स्टोरी टेलिंग में भी पूरा समझा था। तो अब यहां से आप क्या मेन थीम्स ड्रॉ कर पाए इस पर्टिकुलर चैप्टर में? तो थीम्स देखो, आपको चैप्टर पढ़ते पढ़ते जो भी बातें रियलाइज हुई वो सब थीम में कंसिडर हो जाती है। तो सबसे पहली थीम तो भाई हमें समझ में आया कि बच्चों में कितना इनोसेंस होता है, वो कितने क्यूरियस होते हैं। अगर आपने इनिशियल सीन पर ध्यान दिया हो तो वहां पर किस तरह से दैट चाइल्ड ही वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एवरीथिंग जो उसके आसपास है। छोटे छोटे से इंसेक्ट्स भी अगर दे वर टीमिंग ओवर, राइट, वो बाहर आ रहे थे अगर, तो उनकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा था। दैट ड्रैगन फ्लाइज, वो उनकी तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है। उसके बाद फ्लावर जो उसके ऊपर पूरा फ्लावर पेटल्स का शार हो जाता है, वो उनके पीछे अट्रैक्ट हो जाता है। एंड इमीडिएटली जैसे उसे डव बर्ड दिखती है वो उधर भागने लगता है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि बच्चे जो है वो नेचुरली कलरफुल और एक्साइटिंग चीजों की तरफ खिंचे चले जाते हैं उनके एनवायरनमेंट में जो कुछ भी अवेलेबल होता है। तो दिस शोज दैट इनोसेंस एंड क्यूरियोसिटी ऑफ चाइल्डहुड, जो कि हर बच्चे में होता है। इसके बाद हम लोग जो एक थीम देखते हैं वो है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, कि भाई पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कैसा रिलेशनशिप अक्सर देखा जाता है, और थोड़ा सा ये कनेक्ट करता है कि यार आइडल रिलेशनशिप होना कैसा चाहिए। तो स्टोरी कहीं ना कहीं वो टेंशन भी हाईलाइट करती है बिटवीन अ चाइल्ड्स डिजायर्स। बहुत बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जो भी चीजें हमें चाहिए होती है हम अब डर के मारे पेरेंट्स को नहीं बता पाते हैं। सो मुल्कराज आनंद, ही हैज सक्सेसफुली पोर्ट्रेट दैट टेंशन, वो फियर, वो टेंशन, वो पेरेंटल अथॉरिटी, हर चीज उन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट की है थ्रू दैट चाइल्ड एंड द कनेक्शन ही हैड विद हिज पेरेंट्स, एज वेल एज द डीप इमोशनल बॉन्ड बिटवीन अ चाइल्ड एंड पेरेंट्स। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एरोगेंस, वो टेंशन ही दिखाई है। आप देखोगे कि वो जो इमोशनल बॉन्ड था जिसकी वजह से अल्टीमेटली द चाइल्ड ही स्टार्टेड क्राइंग बिटरली टुवर्ड्स द एंड, वो कितना चीख चीख के रोने लगा था। हिज टर्बन अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी। तो ये सब कुछ क्या दिखा रहा है कि भाई क्या एक इमोशनल बॉन्ड एक पेरेंट्स, एक बच्चा और एक पेरेंट जो है वो शेयर करते हैं। देन देयर वाज दिस रियलाइजेशन ऑफ व्हाट ट्रूली मैटर्स। आप देखोगे कि शुरू में बच्चे का इनोसेंस बहुत ज्यादा दिख रहा है, जो ये फैक्टर है ना बच्चे के अंदर, ये क्यूरियोसिटी वाला, इनोसेंस दिखने वाला, ये सब बहुत ज्यादा है। लेकिन टुवर्ड्स द एंड यू विल सी एन इवॉल्व्ड कैरेक्टर। वही बच्चा अब आपको हल्का सा मैच्योर लगेगा, जिससे ये रियलाइजेशन हो गया है कि लाइफ में ये मटीरियलिस्टिक चीजें नहीं मैटर करती हैं। लाइफ में एक्चुअली जो है यू नीड इमोशनल सिक्योरिटी। सो द सेंट्रल मैसेज रिवील्स हाउ मटीरियल थिंग्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है इस चैप्टर का। आपको ये अपने एग्जाम में लिखना आना चाहिए। इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है कि जितनी भी ये मटेरियल थिंग्स होती है ना जो पैसे से खरीदी जाती है, ये अल्टीमेटली अपनी सिग्निफिकेंस, अपनी इंपॉर्टेंस को खो देती हैं। सिग्निफिकेंस मींस इंपॉर्टेंस को खो देती हैं व्हेन इमोशनल सिक्योरिटी इज थ्रेटन्ड। जब इमोशनल सिक्योरिटी की बात आती है, अब देखो उस मोमेंट में
बच्चे को भले ही राउंड अबाउट की वो राइट लेनी थी, लेकिन एज सुन एज ही रियलाइज्ड कि भैया पेरेंट्स नहीं है आसपास, उसे कुछ नहीं चाहिए था एक्सेप्ट हिज पेरेंट्स। तो यही एक क्लियर मैसेज इस पर्टिकुलर चैप्टर से मिलता है। और उसके बाद ऑब्वियसली एक कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ होता है मटीरियलिज्म और इमोशनल बॉन्ड्स के बीच में। अब अगर आज आपसे ये सवाल कर दिया जाए कि भाई आपको क्या चाहिए, अपने पेरेंट्स या कोई पर्टिकुलर आपका फेवरेट आइटम, आप ऑब्वियसली पेरेंट्स का ही नाम लेने वाले हो, है ना। कुछ भी हो जाए, चाहे कितना ही हमें पेरेंट्स डांटते हो, हम कितना भी, आप समझ रहे हो, कितना भी अपने पेरेंट्स से गुस्सा हो जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें अपने पेरेंट्स को देखना ही है। इतने बड़े हम हो गए हैं आज भी, ऐसा नहीं है कि वो लॉन्गिंग, वो प्यार कहीं ना कहीं खत्म हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो द नैरेटिव इज स्टोरी को ही नैरेटिव बोलते हैं, लेकिन इवेंट पूरा डिस्क्राइब हो रहा है एक के बाद एक, तो उसको नैरेटिव वर्ड से डिस्क्राइब किया जाता है। सो दिस नैरेटिव कॉन्ट्रास्ट द टेम्पररी अल्योर ऑफ टॉयज। ये तो सब जो इच्छाएं है ना हमारी, ये डिजायर्स है, ये टेम्पररी है। थोड़ी देर के लिए वो टॉय अच्छा लगेगा। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, अगर आप उनके सामने कुछ और अट्रैक्टिव सी चीज ले आओगे तो वो उधर फैसिनेट हो जाते हैं, उनको फिर नहीं चाहिए वो पुरानी चीज। सो सिमिलर थिंग हैपेंस, टॉय, स्वीट्स, एंटरटेनमेंट, ये सब जो है टेम्पररी है। अल्टीमेटली जो वैल्यू रखता है, जो मीनिंग एक्चुअली देता है, वो है फैमिली बॉन्ड एंड फैमिली रिलेशनशिप्स। देन वी हैव अनदर थीम विच इज फियर एंड इनसिक्योरिटी। तो स्टोरी ना बहुत क्लियरली पोर्ट्रे करती है, विविडली पोर्ट्रेज मीन्स प्रेजेंट्स, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती है द पैनिक एंड हेल्पलेसनेस, वो बच्चा जो फील करता है। जिस तरह से आप देखोगे मुल्कराज आनंद ने सेंसरी इमेजरी का यूज किया है, सेंसरी इमेजरी का यूज किया है। नाउ व्हाट इज सेंसरी इमेजरी? आप लोग अभी क्लास 9th में हो, 10th में भी ये आपको फ्रेज काम आएगा। सेंसरी इमेजरी क्या होती है कि ऐसा डिस्क्रिप्शन जो आपके सेंसेस को अपील करे। आपको इसको पढ़कर बहुत बार ऐसा लगा होगा कि यार कितना बच्चा चीख चीख के रो रहा है। यू कैन एक्चुअली विजुअलाइज, है ना, आपके सेंसेस विजुअलाइज कर पा रहे हैं, आप फील कर पा रहे हो। सो ऑथर ने ये बहुत अच्छे से किया है। बच्चा जो भी पेन, जो हेल्पलेसनेस एक्सपीरियंस कर रहा है, वो हम एज अ रीडर भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं जब वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है। ओके, सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट थीम्स। अब एक बार जल्दी से हम कर लेते हैं इस चैप्टर के एक्सप्रेशंस एंड फ्रेजेस, जो आप अगर आंसर्स में इंक्लूड करते हो ना तो टॉप नॉच आपका आंसर बन जाता है, एक एज मिल जाती है आपके आंसर को। कैसे पता चलेगा कि आप साइंस एंड फन से पढ़ने वाले बच्चे हो? आपको अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा इनहैंस करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट अच्छे प्यारे प्यारे से एक्सप्रेशंस एंड फ्रेजेस है ना, वो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। क्या है देखो, द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग बोला है, तो ये क्या एक्चुअली सेलिब्रेट, ऑब्वियसली स्प्रिंग का टाइम है, लेकिन स्प्रिंग ऑलवेज सिंबलाइजेज रिन्यूअल ऑफ एनर्जी, रिन्यूअल ऑफ लाइफ। तो ये सेलिब्रेशन एंड रिन्यूअल का टाइम यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है। देन मेल्टिंग गोल्ड सॉरी, ये क्या है? यहाँ पर एक्चुअली मेल्टिंग गोल्ड किसके रेफरेंस में यूज हुआ है? ये मस्टर्ड फील्ड्स को डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट किया गया है। सो डिस्क्राइबिंग द अपीयरेंस ऑफ मस्टर्ड फील्ड्स। एक बार मुझे बताओ कि जो ये सेंटेंस यूज हुआ है ना, इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? कमेंट्स में मुझे जरा एक बार बता दो कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है मेल्टिंग गोल्ड वाला जो फ्रेज है आपके चैप्टर में। अब इसके बाद अब देखो, ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल। ये क्या है? ओल्ड कोल्ड स्टेयर, स्टेयर मतलब होता है एकदम घूरना, कोल्ड इज बहुत ही ऐसा इनडिफरेंट सा, रिजिड सा स्टेयर। तो ये किसकी तरफ से? ये पेरेंट्स का टिपिकल रिएक्शन होता है। ऑब्वियसली आप बोलोगे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो वो जो खतरनाक सा एक स्टेयर आता है ना, उसी को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, जो वो बच्चा भी डिस्क्राइब कर रहा है अपने फादर के रिस्पेक्ट में। मदर को थोड़ा सा फिर भी टिमिड एंड वेरी पोलाइट एंड स्वीट डिस्क्राइब किया है, लेकिन फादर को का जो लुक है उसको एकदम टायरेंट वाले लुक से डिस्क्राइब किया गया है इस चैप्टर में। Then in wild capers, now what does it mean? It means, you know, when the kid he was running carelessly, एकदम यहाँ वहाँ playfully, वो मजे करता हुआ इधर उधर भाग रहा है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं, running in wild capers. So the child was running in wild capers. It means जब आप कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखते हो और इधर से उधर मजे करते हुए भागते हो, बेसिकली when you enjoy to the fullest, तो यहाँ पर हम ये in wild capers बोलते हैं। फिर आपके
आपके पास एक एक्सप्रेशन है रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स, ये किसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज हुआ है? ये यूज हुआ है बलून्स को डिस्क्राइब करने के लिए। सो वो जो कलरफुल बलून्स थे ना, उनके लिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन यूज हुआ है रेनबो ग्लोरी। ऑब्वियस सी बात है, रेनबो में इतने सारे कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, तो उसी तरह से जो ये कलर्स थे किसके, बलून्स के, उनको रेनबो जैसा ही कंपेयर यहाँ पर किया गया है। उसके बाद स्नेक चार्मर वाले रेफरेंस में ये लाइन यूज हुई है, म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स। यहाँ पे इट्स कौन है भाई, स्नेक के रेफरेंस में। तो यहाँ पर आप देखोगे पर्सोनिफिकेशन ऑफ हाउ द स्नेक रिस्पॉन्ड्स टू म्यूजिक। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम एक नॉन ह्यूमन एंटिटी को ह्यूमन एट्रीब्यूट देते हैं। नॉन ह्यूमन बोला है मैंने यहाँ पे, तो स्नेक इज नॉट ह्यूमन, राइट? तो उसको भी इसी तरह का एक ह्यूमन एट्रीब्यूट दे दिया, तो कैसे स्नेक जो है वो म्यूजिक को रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसके लिए ये पर्टिकुलर लाइन यूज हुई है। देन अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, ये किस सेंस में यूज हुआ था? रिमेंबर, जब वो बच्चा रियलाइज कर लेता है कि भाई पेरेंट्स से अलग हो चुका है, आउट ऑफ पैनिक ही स्टार्टेड क्राइंग अ लॉट, एंड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द इंटेंस इमोशन। रोज जो है ये वो रोज डे वाला रोज नहीं है, ये है राइज रोज रिजन वाला रोज, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। देन पैनिक स्ट्रिकन, ये वर्ड मैंने अभी पहले भी यूज किया था, ये क्या है? when someone is filled with sudden intense fear, तो हम उसको बोलेंगे कि was panic stricken। अब यहाँ इस चैप्टर में the child was panic stricken। रेज ऑफ रनिंग, इंटेंस फ्रैंटिक मूवमेंट। सोचो पेरेंट्स को ढूंढ रहा है, तो कैसे आप इमेजिन कर रहे हो, और ही मस्ट बी रनिंग हियर एंड देयर ना, सो इट वाज हिज रेज ऑफ रनिंग। डबल पिच स्ट्रेन, ऑब्वियस सी बात है, जब वो रो रहा होगा तो वो बहुत ऊंची आवाज में रो रहा होगा, एक्स्ट्रा पिच लगाकर रो रहा होगा, सो इट डिस्क्राइब्स द चाइल्ड्स डेस्परेट क्राइंग। तो आप ये सब फ्रेजेस अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो ताकि आपके आंसर को एक अच्छी वैल्यू मिल जाए। अब हम जल्दी से उस बच्चे का ना कैरेक्टर स्केच कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। इनफैक्ट मैं भी आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी जहां पर हो सकता है कि हम लोग चाइल्ड का एक इवॉल्व कैरेक्टर देखें। तो आपने शुरू में कैसा कैरेक्टर देखा इस बच्चे का? आपने देखा कि ही वॉज इनिशियली क्यूरियस एंड ऑब्जर्वेंट, है ना, वो काफी क्यूरियस आपको नजर आया, एकदम हर चीज उसे चाहिए थी। कॉन्स्टेंटली नोटिसेस एंड इट इज ही वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कलरफुल थिंग्स, जो भी आसपास कलरफुल चीजें थी वो उस तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। उसको टॉयज भी चाहिए था, इंसेक्ट्स भी चाहिए था, फ्लावर्स भी चाहिए था, फेयर में जो था वो भी चाहिए था। तो अगर आपको एक दो वर्ड से बच्चे को डिस्क्राइब करना हो तो यू कैन यूज द वर्ड क्यूरियस एंड ऑब्जर्वेंट। इसके बाद हम उसको ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि वो बिल्कुल ही बुरा बच्चा था, इविल स्पिरिटेड नहीं बोलेंगे, वॉज ओबीडियंट। जैसे ही पेरेंट्स उसे आवाज लगाकर बुला रहे थे, व्हेनेवर ही लैग्ड बिहाइंड ही यूज्ड टू रन, राइट, क्लियरली अपने पेरेंट्स के पास चला जाता था, तो ओबीडियंट हम बोलेंगे। लेकिन फ्री स्पिरिटेड था, ये बात झूठ नहीं है। ही रिस्पॉन्ड्स टू हिज पेरेंट्स कॉल्स, अपने पेरेंट्स के हर कॉल को रिस्पॉन्ड करता था, बट इज ऑलवेज ड्रॉन, लेकिन हर बार उसे बुलाना पड़ता था क्योंकि वो खिंचा चला जाता था। अब देखो, ही इज अट्रैक्टेड, ही इज ड्रॉन, ये सारे फ्रेजेस आपको आने चाहिए। टू एक्सप्लोर हिज सराउंडिंग्स, अपने आसपास क्या है, कितना क्यूरियस उसका नेचर यहाँ से हमें पता चल रहा है। ही अंडरस्टैंड्स फैमिली डायनेमिक्स, और जो चैप्टर में उसके साथ हुआ तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं, ही नोज हिज पेरेंट्स पैटर्न्स ऑफ रिफ्यूजल बट स्टिल हार्बर्स डिजायर्स। उसको पता है अपने पेरेंट्स को, कितने अच्छे से वो जानता है, उसे पता है उनका रिएक्शन कि किस पॉइंट पर वो क्या बोलेंगे, है ना। उसको कि अगर मान लो वो स्वीट्स डिमांड करे तो उसको ग्रीडी कहा जा सकता है, कभी कभी उसे चीप भी कह सकते हैं उसके पेरेंट्स। तो उसे सब पता था, अपने फैमिली का एकदम एग्जैक्ट एक्शन रिएक्शन सब कुछ उसे पता था, इसीलिए हम कहेंगे कि ही अंडरस्टैंड्स फैमिली डायनेमिक्स। इसके बाद इमोशनल और वल्नरेबल तो था, आफ्टर ऑल ही वाज अ किड। वल्नरेबल का मतलब होता है प्रोन टू अटैक, एक छोटा बच्चा इज नॉट सेफ इन अ फेयर ऑल अलोन, राइट। तो इमोशनल था, वल्नरेबल था। इमोशनल किस सेंस में बोल रहे हैं? बिकॉज ही इमीडिएटली स्टार्टेड क्राइंग। हालांकि थोड़ी देर बाद ही अटेम्प्टेड कि वो अपने पेरेंट्स को ढूंढे, लेकिन अगर हमें एक दो वर्ड से उसके उस पर्टिकुलर एक्शन को डिस्क्राइब करना हुआ तो वी कैन से दैट ही वाज इमोशनल एंड वल्नरेबल। कैसे पता? बिकॉज ही शोज एक्सट्रीम डिस्ट्रेस, क्योंकि जब अपने पेरेंट्स से वो अलग हुआ, जो कि ऑब्वियस है कि वो डिस्ट्रेस में ही जाएगा, लेकिन हम वहां से क्या उसे डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, कैसे डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, उसके लिए हमने इमोशनल एंड वल्नरेबल लिख दिया है। दिस पर्टिकुलर एक्शन शोज हिज इमोशनल डिपेंडेंस, कि भाई वो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा, एक ऐसे बच्चे होते हैं ना जो इस तरह की सिचुएशन में बहुत कामली डील करते हैं, वो ऐसे बच्चों में से नहीं था। ही वॉज इमोशनल वल्नरेबल, खासकर आप लिख देना।
ओबीडियंट बट फ्री स्पिरिटेड, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये रिपीटेड है तो आप इसे इग्नोर करें, ठीक है। अगला आप आ जाते हैं पेरेंट्स पर। पेरेंट्स का भी कैरेक्टर स्केच आपको पता होना चाहिए। ये क्यों मैं आपको करवा रही हूँ, बिकॉज आपके पास अगर कोई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है, हालांकि पेरेंट्स का एज सच बहुत ज्यादा यहाँ पर रोल नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पेरेंट्स के जो भी लिमिटेड एक्शंस इस चैप्टर में हमने देखे, उनसे आप उन्हें कैसे जज कर पा रहे हो। सो दे वर डिसिप्लिन्ड एंड कंट्रोलिंग। हमें थोड़ा बहुत तो ये अंदाजा हो गया कि वो डिसिप्लिन्ड थे, डिसिप्लिन को सपोर्ट करते थे, एंड कंट्रोलिंग थे, क्योंकि थोड़ा भी अगर एक कोल्ड स्टेयर अगर उस बच्चे को मिलता था तो वो ओबीडियंटली उन्हें फॉलो करने लगता था। स्पेसिफिकली फादर के रेफरेंस में जो अपने रेड आईज को दिखाकर रिफ्यूजल दिखा देते थे उस बच्चे को। देन दे वर प्रैक्टिकल। बच्चा जो भी, जैसे टॉयज की भी डिमांड की थी, रिमेंबर सबसे पहले उसने तो एक लुक दिया था उसको बहुत ही खतरनाक सा, तो उनको पता था कि यार देखो ये सब ओवर इंडल्जेंस, ओवर कंजम्पशन का कोई फायदा नहीं है। सो दे सीम्ड प्रैक्टिकल टू अस। इसके बाद ऐसा नहीं था कि केयर नहीं करते थे, केयरिंग उनका नेचर था। जैसे ही उन्हें लग रहा था कि बच्चा पीछे है, यू नो, व्हेनेवर ही लैग्ड बिहाइंड, इमीडिएटली, स्पेसिफिकली द मदर, शी शोज हर टेंडरनेस बाय ऑफरिंग हर फिंगर फॉर द चाइल्ड टू होल्ड। बार बार उसे बुला भी रही थी और अपने फिंगर भी ऑफर करा कि तुम हमारे हाथ पकड़कर जो है आगे चलो। तो ऐसा नहीं है कि केयरिंग नेचर उनका नहीं था। इसके बाद आप एक वर्ड से और उन्हें डिस्क्राइब कर सकते हो, दे वर अटेंटिव, है ना। रेपिटेडली दे कॉल फॉर द चाइल्ड व्हेन ही लैग्स बिहाइंड। उनको पता था पूरा टाइम कि बच्चा कहाँ है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी ही बातों में बिजी थे कि फेयर में जाना है तो कुछ और बात ही नहीं हो रही थी। दे वर प्रिटी अटेंटिव कि बच्चा कहाँ, कब, कैसी सिचुएशन में है, और वो यहाँ से निकल रहे थे। अच्छा, यहाँ पर आप लोग ये भी बोल सकते हो कि मैम अगर वो अटेंटिव थे तो फिर बच्चा कैसे सेपरेट हो गया। तो ये एक फैक्टर है जिस पर ऑब्वियसली बहुत सारे ओपन एंडेड पॉइंट्स रेज हो सकते हैं। तो ये आपका अपना पर्सनल थॉट है, यू कैन डेफिनेटली मेंशन इट कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गलती थी। लीस्ट अटेंटिव हम उन्हें बोल सकते हैं किस केस में, कि भाई इसी रीजन से तो शायद बच्चा उनसे अलग हो गया। लेकिन जब हमने शुरू में पढ़ा, इनिशियली दे वर अटेंटिव, शुरू में जब हमने देखा कि जैसे ही बच्चा पीछे छूट रहा था, दे स्टार्टेड कॉलिंग हिम, उसको बार बार बुला रहे थे, एंड इवन ऑफर्ड कि भाई तुम हमारे साथ चलो, हमारा हाथ पकड़ के चलो। तो इस सेंस में अटेंटिव है। लेकिन आप में से किसी बच्चे को ये लगता है कि नहीं भाई अगर अटेंटिव होते तो बच्चा खोता नहीं, तो ये पॉइंट भी वैलिड है, आप ये भी मेंशन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरे दिमाग में एक होमवर्क आया है आप सभी के लिए, और वो होमवर्क देखो क्या है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास सिर्फ ये दो ही कैरेक्टर्स थे, हमारे पास एक और कैरेक्टर इस पर्टिकुलर चैप्टर में आया था, और वो कैरेक्टर था उस स्ट्रेंजर का। तो ये आप सभी के लिए होमवर्क है। मैं चाहती तो मैं ला सकती थी इसका भी कैरेक्टर स्केच, बट स्पून फीडिंग क्यों कराई जाए भाई, जब हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि वो खुद से भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो एक अटेम्प्ट आप भी करो, आप जरा स्ट्रेंजर का कैरेक्टर स्केच मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत ऐसे थीसिस लिखने हैं, बहुत बड़ा बड़ा कुछ लिखना है, नहीं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको पॉइंटर्स लिखे, आप भी ऐसे ही लिखो। आप क्या करोगे, उस स्ट्रेंजर का कैरेक्टर स्केच के लिए यू विल प्रोवाइड सम वोकैबुलरी और मे बी सम एक्सप्रेशंस, 3 to 4 मोर देन इनफ। आप ट्राई करोगे खुद से, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर आपके सामने आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, क्या है, What does the child want at the fair but doesn't ask for? Obvious question, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, कि बच्चे को मेले में क्या चाहिए था पर जिसके लिए वो मानता नहीं है, क्या था ये आपको भी पता है। एट द फेयर, मेले में, इन द फेयर नहीं, एट द फेयर, उसी पर्टिकुलर लोकेशन की बात हो रही है। द चाइल्ड वांट्स स्वीट्स, उसको मिठाइयां चाहिए थी, और पर्टिकुलरली क्या चाहिए थी, बर्फी चाहिए थी। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर फ्लावर्स, उसको माला चाहिए थी, कौन से वाले फ्लावर्स की, गुलमोहर फ्लावर्स की। कलरफुल बलून्स उसे चाहिए थे। टू वॉच द स्नेक चार्मर्स परफॉर्मेंस, उसको स्नेक चार्मर की परफॉर्मेंस देखनी थी, सपेरे की, स्नेक चार्मर इज सपेरा। एंड टू राइड ऑन द राउंड अबाउट, उसको राउंड अबाउट उस झूले में झूलना था। तो ये सारे उसके जो थे वॉन्ट्स थे, डिजायर्स थे। लेकिन हाँ, लास्ट वाला जो उसका डिजायर था ना, इसके लिए वो पूछने की कोशिश तो करता है, बट वहीं पर उसे रियलाइज हो जाता है कि हिज पेरेंट्स आर नॉट अराउंड। ही डजंट एक्सप्लिसिटली मतलब एकदम ओपनली, ब्लंटली, वो एकदम से नहीं पूछता है मेजॉरिटी इन चीजों के लिए, क्योंकि उसे क्या लगता है कि भाई उसके पेरेंट्स जो है दे वुड रिफ्यूज,
वो पहले ही मना कर देंगे। कई बार हमारे साथ भी तो होता है, हम लोग खुद से ही अज्यूम करके चलते हैं, अपने दोस्तों को बोल के रखते हैं कि भाई मैं तो नहीं आ पाऊंगा या मैं तो नहीं आ पाऊंगी, मेरे मम्मी पापा मना कर देंगे। हमें पता होता है, हमें अपनी फैमिली के डायनामिक्स पता होते हैं कि वो किस चीज के लिए हाँ और किस चीज के लिए ना कर सकते हैं। आप लोग मुझे बताओ, आपके पेरेंट्स यूजुअली किस चीज के लिए आपको मना करते हैं, या कभी ऐसा हुआ हो कि आपको लगा हो कि वो मना कर रहे हैं बट उन्होंने हाँ कर दिया हो? अगर ऐसा कुछ हुआ है प्लीज शेयर, आई रियली वांट टू रीड कि ऐसा अगर आपके साथ हुआ है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ डज द चाइल्ड रियलाइज ही इज लॉस्ट? बच्चे को कैसे रियलाइज हुआ कि वो खो गया है? रिमेंबर, बिल्कुल याद रखना है, ये तब होता है जब वो राउंड अबाउट में रहता है, वहां पर अपने हिम्मत करके वो पेरेंट्स से पूछने की कोशिश करता है। सो द चाइल्ड रियलाइजेस he is lost, sorry, when he asks his parents if he can go on the roundabout and receives no reply. जब वो इतने सारे अलग अलग स्टॉल्स से पास होकर फाइनली राउंड अबाउट के पास पहुंचता है, एंड ही गैदर्ड ऑल हिज माइट एंड स्ट्रेंथ टू आस्क टू टेक देयर परमिशन, एंड एज सून एज ही टर्न्ड अराउंड, और वो देखता है कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्या हो गया? तब उसे रियलाइज होता है कि भाई वो अपने पेरेंट्स से अलग हो चुका है। ही टर्न्स अराउंड टू फाइंड दैट हिज पेरेंट्स आर नोवेयर टू बी सीन, कि भैया पेरेंट्स कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, कहाँ चले गए हैं मम्मी पापा। देन अगला क्वेश्चन देखो, why does the child reject all the things that the kind man offers him? जितनी भी चीजें उस आदमी ने ऑफर की थी, उस बच्चे ने सब कुछ रिजेक्ट किया, क्यों? अब इसका आंसर आप लोग अच्छे से कर सकते हो, हमने इतनी बार डिस्कस किया है, बिकॉज अब ये सारी मटेरियलिस्टिक चीजें जो थी वो उसके लिए मीनिंगलेस थी। इसका रीजन कैसे लिखोगे? द चाइल्ड रिजेक्ट्स एवरीथिंग। देखो हमने क्वेश्चन से ही आंसर बनाया है, क्यों पूछा है तो क्योंकि आंसर करोगे, बिकॉज ही इज ओवरवेल्म्ड विद फियर। ओवरवेल्म्ड मतलब जब आप एकदम इमोशंस का गश फील करते हो, बहुत ज्यादा किसी इमोशन को फील करते हो, यहां पर ही वॉज ओवरवेल्म्ड विद व्हाट, विच इमोशन? फियर। वो डर से भर चुका था, एंजाइटी थी, नर्वसनेस था। रीजन, भाई अपने पेरेंट्स से अलग हो गया था। और ये जो मटेरियल प्लेजर्स थे, जो मटेरियल चीजें थी, दे मीन नथिंग टू हिम, कोई मीनिंग नहीं था इनका, दे वर मीनिंगलेस इन कंपैरिजन टू द सिक्योरिटी एंड इमोशनल कंफर्ट हिज पेरेंट्स प्रोवाइड। पेरेंट्स भले ये सब ना प्रोवाइड कर पाए, पर उनकी प्रेजेंस ही सब कुछ होती है। यही बात उस बच्चे को टुवर्ड्स द एंड समझ में आ गई, एंड इसीलिए उसने हर एक ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया जो भी उस काइंड मैन ने ऑफर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्टोरी टेल अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स? क्या बताती है ये स्टोरी? उस बच्चे और उसके पेरेंट्स के बीच का रिलेशनशिप कैसा था, क्या बताती है? मतलब मुझे लगता है ये तो आप अब अच्छे से समझ गए होंगे। द स्टोरी सजेस्ट्स अ समवट स्ट्रिक्ट, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट। क्यों बोल रहे हैं स्ट्रिक्ट? रिमेंबर वो टायरेंट लुक जो फादर ने दिया था, टायरेंट होता है क्रूअल लुक, एकदम रेड आइड लुक, तो वो स्ट्रिक्ट लुक की वजह से हम कह रहे हैं कि हाँ थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट था, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे कि प्यार नहीं करते, लविंग रिलेशनशिप था। द पेरेंट्स, स्पेशली द फादर, अब हम फादर के रेफरेंस में बात करेंगे, दे आर पोर्ट्रेड एज डिसिप्लिनेरियंस। उनको कैसा दिखाया है? जो एकदम डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, हु ऑफन रिफ्यूज द चाइल्ड्स रिक्वेस्ट, जो उस बच्चे के रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर देते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड, वाइल क्यों यूज किया? क्योंकि हम फादर के ऑपोजिट अब मदर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। मदर जो है वो कहीं कहीं पर मोमेंट ऑफ टेंडरनेस दिखा देती हैं, वो थोड़ा, मदर्स तो होती प्यारी है ना, तो उनको थोड़ी बहुत दया तो आई जाती है बच्चे पर, और उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज दिखाई भी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। कई बार उसको बोला देखो देखो वो क्या है वहां पर, पापा डांट रहे हैं तो मम्मी ने बचा लिया ये सब करके। तो डिस्पाइट द स्ट्रिक्टनेस, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट है तो हम बुरा भला बोल देंगे। द चाइल्ड्स डेस्परेट सर्च फॉर देम, सोचो इतना स्ट्रिक्ट होने के बाद भी बच्चा ये नहीं सोच रहा कि चलो छुटकारा मिला पेरेंट्स से, वो डेस्परेटली उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये क्या इंडिकेट करता है? कि भाई बच्चा बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड है अपने पेरेंट्स के साथ, इमोशनल डिपेंडेंसी जो है उस बच्चे की अपने पेरेंट्स पर है। क्लियर? तो हम ये ड्रॉ कर पाए, अपने मन से नहीं किया है हमने, जो भी चैप्टर में एक्शंस हुए हैं उसके रेफरेंस से हमने ये सब कुछ अपना एनालाइज किया है। यही स्किल आपको डेवलप करनी है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। The lost child highlights how material desires becomes insignificant in the face of emotional insecurity. Obviously, the major theme of the chapter. ये चैप्टर, ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि भैया जो ये चैप्टर है ना, ये क्या हाईलाइट करता है कि कैसे जो मटेरियल डिजायर्स होती हैं, कपड़े हो गए, गेम्स हो गए, टॉयज हो गए, और न जाने क्या क्या लाइफ की लग्जरीज हो गई, ये सब मीनिंगलेस बन जाते हैं, इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं जब इमोशनल इनसिक्योरिटी की बात आती है।
जब आपको फील होता है कि आपके लव्ड वंस आपके आसपास नहीं है ना, तो ये सब चीजें वैसे भी मीनिंगलेस हो जाती है, इनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। आपको इसके बारे में बात करनी है। अब बहुत से बच्चे क्या होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में ओवरवेल्म फील करते हैं, भावुक हो जाते हैं और अपने मन से सब कुछ लिख कर आएंगे लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं मिलते हैं। का रीजन ये कि आप चैप्टर का रेफरेंस नहीं देते हो। आप लिखो जो आपके थॉट्स हैं इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, लेकिन आपको चैप्टर के रेफरेंस में जरूर बात करनी होगी। सो इन दिस स्टोरी वी सी, हम देखते हैं कि कैसे बच्चा जो है ना वो अपनी डिजायर्स को कितना जल्दी जल्दी चेंज करता है जब उसके मन में फियर आ जाता है। देखा आपने, शुरू में उसे सब कुछ चाहिए था और जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि पेरेंट्स नहीं है, उसको अब कुछ नहीं चाहिए। एट फर्स्ट द बॉय वॉन्ट्स मेनी थिंग्स, शुरू में उसे सब चाहिए था मेले में, स्वीट्स, फ्लावर्स, बलून्स, राइड्स, सब कुछ। बट ही नोज हिज पेरेंट्स विल से नो। आपको एक तरह से यहाँ पे समराइज ही कर देना है पूरी कहानी को। उसे पता है कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे तो वो पूछता भी नहीं है, और जब वो खो जाता है हर चीज एकदम, उस बच्चे की तो दुनिया बदल जाती है। आप समझो कि एकदम वक्त, जज्बात, सब कुछ बदल जाता है उस बच्चे का। अ काइंड मैन ऑफर्स हिम, और फिर इमीडिएटली एक स्ट्रेंजर उसकी लाइफ में एंटर करता है। वो उसे वही सारी चीजें ऑफर करता है दैट ही वांटेड बिफोर, जो उसको पहले चाहिए थी। द राउंड अबाउट राइड, बलून्स, स्वीट्स एंड मोर, वो हर चीज ऑफर करता है। बट मटीरियल थिंग्स ओनली मैटर व्हेन आवर बेसिक इमोशनल नीड्स आर मेट। जब हमारे इमोशनल नीड्स को ही कोई यहाँ पर सस्टेन करने के लिए नहीं है तो ये सब चीजें क्या मीनिंग रखेंगी। तो द टॉयज एंड ट्रीट्स दैट सीम्ड सो इम्पोर्टेंट, शुरू में जो उस बच्चे के लिए इतना इंपॉर्टेंस रख रही थी, अब वो मीनिंगलेस हो गई। व्हेन द चाइल्ड फील्स स्कैर्ड एंड अलोन, जब बच्चा डरा हुआ फील कर रहा था, जब बच्चा हेल्पलेस फील कर रहा था, जब बच्चा अकेला फील कर रहा था, लोनली फील कर रहा था। सो दिस स्टोरी टीचेस अस दैट family bonds and feelings, they are much more important than any other physical और materialistic object। बार बार आपको ये बात याद दिलाता है ये चैप्टर। ओके, चले एक होमवर्क क्वेश्चन और आपके लिए। इससे पहले एक मैंने कैरेक्टर स्केच के लिए बोला स्ट्रेंजर का, अब ये वाला आप सभी के लिए भी एक होमवर्क क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस जो हमने अभी किए। क्या है देखो, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द चाइल्ड्स बिहेवियर बिफोर एंड आफ्टर ही गेट्स लॉस्ट। आपको ना बच्चे का बिहेवियर कंपेयर करना है। आपको अगर कोई सिमिलैरिटी नजर आई है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, आपको अगर कोई डिफरेंस नजर आए हैं तो वो तो डेफिनेटली मेंशन करना है, क्योंकि आफ्टर ऑल इस क्वेश्चन में यू हैव टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। अब करना क्या है कि मेले में जब वो एंटर किया, अपने खोने से पहले उसका क्या बिहेवियर था, और जैसे ही वो पेरेंट्स से अलग हुआ तो उसका फिर क्या रिएक्शन था, उसका बिहेवियर कैसे सडनली चेंज हुआ। तो आप इस पर एक बढ़िया सा, मैं नहीं कह रही हूँ कि लॉन्ग आंसर बनाओ, एक अच्छा सा शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर जो भी आपका मन है आप बना सकते हो, पर अगर शॉर्ट भी बना देते हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। और इसके बाद अब हम बढ़ते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होता है मैम, देखो अभी तक हम लोगों को सिर्फ ये लगता है कि भाई हम लोग स्टोरी के इंसिडेंट्स को पढ़ लेंगे ना और वही मेंशन कर देंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं, आपके पास आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जो आपको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कराएंगे। आपको बोला जा सकता है कि आप खुद उस कैरेक्टर की जगह पर रखकर देखो अपने आप को, एंड देन यू माइट बी आस्क्ड टू रीराइट द स्टोरी, मे बी यू माइट बी आस्क्ड टू चेंज द प्लॉट। कुछ भी, आपको कोई डायरी एंट्री लिखने बोल सकते हैं कि मान लो बच्चा अपने पेरेंट्स से मिल गया और फिर वो घर आके एक डायरी लिखता है, तो आप अपने रियल इमोशंस कैसे एक्सप्रेस कर पाओगे। और ऑब्वियसली बात है वहां पे तो सिर्फ स्टोरी लाइन से काम नहीं चलेगा, वो तो बेस बनेगा। आपको अपनी थिंकिंग कैपेसिटी भी बढ़ानी होगी। यू विल हैव टू डेवलप दैट एनालिटिकल स्किल्स, यू नो, तो उसके डेवलप दोज एनालिटिकल स्किल्स, तभी आप अपने आंसर को अच्छे से कर पाओगे। अब जरा हम इसके सैंपल क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला देखो, Put yourself in the position of the man who found the lost child। लोग, मैंने अभी बोला ही था कि आपको किसी कैरेक्टर के रिप्लेसमेंट में डाल देंगे, तो आपको यहाँ पर बोला है कि what if you have found the child, आपने उस बच्चे को ढूंढा है, what other approaches might you have tried to console the child। तो जैसे चैप्टर में अगर हम देखें तो स्ट्रेंजर वो क्या कर रहा था, जितनी भी आसपास चीजें थी वो उन तक उस बच्चे को लेके जाना चाह रहा था कि भाई किसी चीज से तो बच्चा रोना बंद कर दे। लेकिन अगर आप होते तो आप क्या करते, आपको वो बताना है, एंड जो भी आपका डिसीजन है यू विल हैव टू एक्सप्लेन इट कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर दिस पर्टिकुलर एक्शन। तो ये तो ऑब्वियसली हर बच्चे का अलग आंसर हो सकता है, तो इसमें आपके जो भी पॉइंट्स होंगे वो वैलिड होंगे अगर आपने सही तरह से आंसर किया है।
मैं अपना वाला आंसर आपको दिखा देती हूँ कि अगर मैं उस इंसान की जगह होती तो मैं क्या करती। तो आपको शुरू तो देखो ऐसे ही करना होगा, इफ आई वर द मैन, इफ आई वॉज द मैन नहीं, इफ आई वर द मैन, अगर मैं वो आदमी होती, हूं तो नहीं ना, पॉसिबल थोड़ी है, ये कोई हॉगवर्ट्स तो है नहीं कि यहाँ पर हम लोग इंटरचेंज कर जाएंगे, हमारे पास कोई ऐसा स्पेल है कि हम बदल जाएंगे एक दूसरे में, ऐसा नहीं है पॉसिबल। तो इफ आई वर द मैन, इसलिए आप वर यूज करोगे, ठीक है। अगर मैं वो आदमी होती जिसने उस बच्चे को ढूंढा, तो डेफिनेटली मैं सबसे पहले उसे फिजिकल सेफ्टी देती, एक शांत जगह पर लेकर जाती उस क्राउड से हटके, इंस्टेड ऑफ, अच्छा शांत जगह से मतलब ऐसा नहीं कि किसी आइसोलेटेड प्लेस, ऑब्वियसली बात है जहां पर इतना सारा जॉसलिंग हो रहा है, धक्के लग रहे हैं, उधर से थोड़ा साइड एंड सेफ प्लेस पर लेकर जाती। इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग मटेरियल थिंग्स, ये सब चीजें ऑफर करने की जगह मेरा फोकस होता कि मैं उस जल्द से जल्द उस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढूं, मैं उस बच्चे से उसके पेरेंट्स की डिटेल्स मांगती कि वो क्या पहना हुआ था, उन्होंने लास्ट उसने कहाँ देखा था, एंड देन मैं सेंट्रल मीटिंग पॉइंट या अनाउंसमेंट एरिया पर उसे लेकर जाती, जो कि यूजुअली आपको ऐसे क्राउडेड एरियाज में मिलते हैं, फेयर वगैरह में आपको ऐसा कुछ मिल ही जाएगा, मैं वहां लेकर जाती, एंड आई माइट ऑल्सो कंफर्ट हिम, और फिर मैं उसको वहां पर थोड़ा सा कंफर्ट करती, उसके साथ कोई पर्सनल स्टोरी शेयर कर देती कि देखो मैं भी एक बार ऐसे ही खो गई थी पर मुझे मेरे पेरेंट्स मिल गए थे, मैं चुप हो गई थी, कुछ भी ऐसा करके उसे कंफर्ट देती, एंड दिस वुड गिव हिम होप, तो कहीं ना कहीं उसे थोड़ी सी उम्मीद जगती, आशा मिलती कि चलो पेरेंट्स मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे पहले तो मैं खुद को काम रखती और खुद को रीअश्योरेंस देती कि भैया बच्चे को उसके पेरेंट्स मिल जाएंगे, उसको इमोशनल सिक्योरिटी देने की कोशिश करती जिसकी उसको एक्चुअल में नीड है। तो ऑल दिस यू कैन मेंशन। अगर इसके अलावा आपको कुछ और लगता है, आप बोलते हो नहीं मैम ये सब कौन करता है, हम नहीं करेंगे ये सब, हम कुछ और करेंगे, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, इट्स फाइन। इट्स जस्ट दैट यू विल हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ अलग सोच के आपको मेंशन करना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। Write a short paragraph describing what might have happened after the end of the story. एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, ये बताना है, आपको सोचना है कि भैया स्टोरी जब खत्म हुई होगी ना उसके बाद क्या हुआ होगा। हमें तो एक ऐसी एंडिंग दे दी है ऑथर ने कि जो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस राइज करा रहा है, इनफैक्ट हमने अपनी अपनी एंडिंग्स बना ली होगी अभी तक। तो हाउ डू यू थिंक द चाइल्ड वाज रीयूनाइटेड विद हिज पेरेंट्स। अच्छा अब इधर आपको थोड़ा सा एंडिंग की तरफ ले जा रहे हैं कि मान के चलो कि बच्चा जो है वो मिल गया, तो कैसे मिला होगा, सोच के देखो जरा। तो अगेन यहाँ पर आप अपनी स्टोरी लाइन डेवलप कर सकते हो, क्या हुआ होगा उसके बाद। देखो कि बच्चे के बच्चे ने उस आदमी के सारे ऑफर्स को रिफ्यूज कर दिया होगा, तो ही माइट हैव कंटिन्यूड सॉबिंग फॉर हिज पेरेंट्स, वो रोता ही रहा होगा, सिसक सिसक के रो रहा होगा अपने पेरेंट्स के लिए। सॉबिंग इज क्राइंग। द मैन अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन बेटर नाउ, अब बच्चा तो अब वो आदमी जो है वो बच्चे की सिचुएशन को समझ गया होगा अभी तक, तो वो क्या करेगा, उसको सेंट्रल एरिया तक लेकर जाएगा जहां अनाउंसमेंट्स होती हैं। He asked officials to announce about the lost child, और वो स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या किया होगा, उसने उसने ऑफिशियल्स को कहा होगा कि इस बच्चे के बारे में अनाउंसमेंट की जाए, और उसी दौरान पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, वो भी फ्रैंटिकली उस बच्चे को ढूंढ रहे हैं यहाँ वहां, they were running hither and thither, here and there, and the mother's eyes red with tears, मदर की आंखें देखो कैसी, मैंने मेंशन की कि वो रो रो के एकदम लाल हो गई होंगी। फादर जो है वो अपनी स्ट्रिक्टनेस को ब्लेम कर रहे होंगे, और जैसे ही वो अनाउंसमेंट सुनते हैं वो भागकर उस सेंट्रल एरिया तक पहुंच जाते हैं, और अपने पेरेंट्स को देखकर यू नो द चाइल्ड ही ब्रोक फ्री फ्रॉम द मैन्स होल्ड, वो अपने आप को उस आदमी की गोद से फ्री करता है और अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है। टीयर्स ऑफ जॉय रिप्लेसिंग दोज ऑफ फियर, जो फेस पर अभी तक फियर दिख रहा था ना, वो जॉय में कन्वर्ट हो जाता है, हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाता है। मदर उस बच्चे को अपनी गोद में लेती है, उसको टाइटली पकड़ के रख लेती है, और उस इवनिंग वो सारे लोग साथ में उन्होंने फेयर एंजॉय किया, पूरी फैमिली ने। एंड इवन द फादर बॉट हिम द बर्फी ही हैड वांटेड अर्लियर, और फादर ने उसे उसकी फेवरेट बर्फी भी ला कर दी। आप इसमें एडिशनल अपना कुछ भी पॉइंट ला के लिख सकते हो कि भाई फादर ने उसे सारे जो भी अट्रैक्शंस थे वो सब इंजॉय करने दिए। इस तरह से यू कैन पुट एन एंड टू द स्टोरी अकॉर्डिंग टू योर इमेजिनेशन। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The lost child can be seen as a story about growing up and understanding what truly matters in life. अब ये जो चैप्टर है ये कहीं ना कहीं एक मॉरल हमें देता है कि लाइफ में ना एक्चुअली में क्या मैटर करता है, वो हमें पता चल जाता है इस चैप्टर से। क्लियरली इट इंडिकेट्स दैट दीज मटेरियल थिंग्स दे आर मीनिंगलेस जब तक हमारे लव्ड वंस हमारे पास नहीं है। तो यही रिपीटेड एक मैसेज आपको इस चैप्टर से मिलता है। सो दिस इज एन एंटायर आंसर जो आप लिख सकते हो।
So this particular chapter shows how difficult experiences can teach us important life lessons. देखो शुरू कैसे किया है हमने, एक जनरल स्टेटमेंट से. ये चैप्टर दिखाता है क्या कि भाई कैसे डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस, कई बार मुसीबत वाला समय ना हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है. द स्टोरी कैप्चर्स अ मोमेंट. कैप्चर्स का मतलब क्या है? क्लिक करना. अब कैप्चर वो फोटोग्राफ वाला कैप्चर नहीं है, पर हाँ उस तरह से इसको लिखा गया जस्ट टू शो कि दिस स्टोरी प्रेजेंट्स अ मोमेंट ऑफ सडन ग्रोथ. आप देखोगे कि बच्चे में अचानक से मेच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई. सोचो एक बच्चा जो अभी तक बर्फी मांगने के लिए रो रहा था, आई मीन नॉट रो रहा था एग्जैक्टली, बट उसे बर्फी चाहिए थी, उसे गुलमोहर फ्लावर्स चाहिए थे, उसको स्नेक चार्मर के उस म्यूजिक को सुनना था, सडनली उसे ये सब कुछ मीनिंगलेस लग रहा था. तो ये लर्निंग जो है ये क्या थी? ये सब एक एवोल्यूशन ही तो है. सो द बॉय फोकसेस ऑन सिंपल प्लेजर्स. उसको पहले टॉय, स्वीट्स, बलून्स, राइट सब कुछ चाहिए था. कहीं ना कहीं ये क्या दिखा रहा है कि बच्चे के मन में ना मटेरियल डिजायर्स थी. हिज रिपीटेड अट्रैक्शन टू दीज थिंग्स शोज हिज इनोसेंस. शुरू में उसका इनोसेंस, उसका केयरफ्री नेचर हमें दिखाई दिया, लेकिन जब वो खो गया ना, उसकी लाइफ का पहला क्राइसिस आया. उसके लाइफ में पहली बार आई थिंक इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई होगी, और इमीडिएटली दिस मोमेंट ऑफ फियर फोर्सेस हिम टू इंस्टेंटली ग्रो अप. अचानक से वो अपनी सोच में बदल गया. आप समझ रहे हो? ही ग्रू अप. वो बड़ा हो गया. उसके लिए ये सब मैटर नहीं कर रहा था. तो व्हेन ऑफर्ड द वेरी थिंग्स ही हैड वांटेड बिफोर, जो भी चीजें उसे पहले चाहिए थी, अगर वही उसे ऑफर की जा रही थी, ही रिफ्यूजेस देम ऑल. वो सब रिफ्यूज कर रहा था. एंड दिस सडन शिफ्ट, तो ये जो सडन शिफ्ट हुआ ये क्या दिखा रहा है? उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग की यार फैमिली बॉन्ड ज्यादा मायने रखता है रादर देन एनी मटेरियल थिंग्स. सोचो ये बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते, ये बच्चा समझ गया सिर्फ एक छोटे से क्राइसिस की वजह से. अब ये छोटा तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये पूरा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था. एक बच्चे के लिए ये कितनी बड़ी बात हो सकती है कि वो अपने पेरेंट्स से अलग हुआ है. सो द चाइल्ड गेन्स विजडम. अब इस एक्सपीरियंस के बाद बच्चे के अंदर थोड़ा ज्ञान आ जाता है, और जो आज तक बड़े बड़े लोग नहीं सीख पाते, अडल्ट स्ट्रगल करते हैं ये सब सीखने में, तो कहीं ना कहीं उसको ये मीनिंग समझ में आ जाती है कि लविंग रिलेशनशिप, इमोशनल सिक्योरिटी, ये लाइफ के ट्रू ट्रेजर्स है रादर देन द मटीरियलिस्टिक लग्जरीज ऑफ लाइफ. ओके, क्लियर? तो ये आप लिखेंगे क्योंकि ये सब कुछ फ्लीटिंग नेचर का होता है. फ्लीटिंग का मतलब है कि आज है कल नहीं है. तो आज अगर आपके पास है हो सकता है कल मेरे पास हो, आज मेरे पास है तो हो सकता है आपके पास हो. तो ये एक जगह फिक्स रहने वाले प्लेजर्स नहीं है. राइट, चल अगले क्वेश्चन पर आते हैं. इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द ओपन एंडिंग ऑफ द स्टोरी. अब अगर हम इस चैप्टर के स्ट्रक्चर पर बात करें तो ये स्टोरी किसी एक पॉइंट पर ऐसा नहीं है कि या तो ब्लैक और व्हाइट सिचुएशन पर जाकर एंड हो जाती है. ये ओपन एंडेड सा लगता है हमें कि यार क्या हुआ पता नहीं. मतलब हम लोग क्यूरियस हो जाते हैं कि भाई बच्चा अपने पेरेंट्स से मिला या नहीं मिला, उस स्ट्रेंजर ने हेल्प की या नहीं की. तो ये ओपन एंडिंग जो है ना काफी इफेक्टिव लगती है स्टोरी के रिस्पेक्ट में. डज नॉट नोइंग वेदर द चाइल्ड फाइंड्स हिज पेरेंट्स एनहांस और डिमिनिश द स्टोरीज इंपैक्ट. अब क्वेश्चन ये है कि हमें जब ये बात पता नहीं चलती, डज नॉट नोइंग, ये बात जो हमें नहीं पता चलती कि भाई बच्चा अपने पेरेंट्स से मिला या नहीं मिला, ये स्टोरी के इम्पैक्ट को बढ़ा देता है या डिमिनिश कर देता है, कम कर देता है? आपके हिसाब से ये जो भी करता है आपको वो मेंशन करना है. अब अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन करूं तो कहीं ना हमारा फोकस जो है वो रहता है, बना रहता है स्टोरी पर, क्योंकि हम ये सोचने लगते हैं कि यार बच्चे के साथ क्या हुआ होगा. अच्छा रियूनियन तो ठीक है, पेरेंट्स से मिला नहीं मिला, हमारा पूरा ध्यान उस बच्चे के इमोशंस पर स्टक रह जाता है कि वो क्या कर रहा होगा, कैसे भाग रहा होगा, कितना रो रहा होगा. सो द ओपन एंडिंग स्ट्रेंथन्स द स्टोरीज इंपैक्ट. स्ट्रेंथन्स मींस मेकिंग समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग. तो स्टोरी के इंपैक्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाता है इसका ओपन एंडिंग वर्जन. और कैसे? बाय कीपिंग द फोकस ऑन द चाइल्ड्स इमोशनल रियलाइजेशन. क्योंकि सारा का सारा जो फोकस है चैप्टर का वो बच्चे के इमोशनल रियलाइजेशन पर है कि उसको क्या रियलाइज हो गया बाय द एंड ऑफ द स्टोरी, रादर देन द रियूनियन. है ना, रियूनियन से ज्यादा हम ये सोचने लगे कि बताओ यार बच्चे ने ये एकदम से एक्सपीरियंस कर लिया. इट लीव्स रीडर्स, और हमें भी हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, जो कोर मैसेज है इसका, कि इमोशनल बॉन्ड की वैल्यू ज्यादा है रादर देन मटेरियल डिजायर्स. सो द अनरिजॉल्व्ड एंडिंग, कहीं ना कहीं अगर ऐसी अनरिजॉल्व्ड एंडिंग हमें मिलती है तो हमारे मन में एक टेंशन क्रिएट रहती है, और वो बहुत लंबे समय तक दिमाग में रहता है, जो उस बच्चे की एंग्जाइटी से भी कनेक्टेड है, मेकिंग रीडर्स, और हम क्या करते हैं ना, उस बच्चे से एम्पथाइज कर पाते हैं, हमें समझ में आता है यार क्या वो झेल रहा होगा. बाय नॉट प्रोवाइडिंग क्लोजर,
हर स्टोरी में क्लोजर ना देकर ऑथर जो है वो हमारे सामने एक डीपर मीनिंग को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं अबाउट ह्यूमन कनेक्शन एंड व्हाट वी ट्रूली वैल्यू व्हेन वी फेस सम लॉस इन आवर लाइफ। तो ये ओपन एंडिंग की वैल्यू ही अलग है। अगर आपको लगता है, आपके सिमिलर थॉट है, तो आप यही मेंशन कर सकते हो। आपको लगता है और कुछ है तो वो भी आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। आई विल चेक फॉर श्योर, मैं देखूंगी आप लोगों ने क्या मेंशन किया है। एंड विद दैट वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस। आई होप ये चैप्टर आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और मैं आपको मिलती हूँ अगले सेशन में। थैंक यू सो मच एंड होमवर्क करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। मैं कमेंट्स देख रही हूँ, हर एक क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है प्लीज आप वो अटेम्प्ट जरूर करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय।